हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों, कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल किया है। यानी एक कहानी के माध्यम से उन्होंने अपनी थ्योरी को समझाने का प्रयास किया है। तो जानते हैं वो कहानी क्या है। उनकी कहानी के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज। अब हिंज की एक वाइफ थी जिसको जो कि कैंसर से पीड़ित थी। उसको इस प्रकार का कैंसर था जिसकी अभी तक दवाई की खोज नहीं हुई है। लेकिन हिंज के साथ में एक अच्छी बात यह थी कि जिस एरिया में वो रहता था वहां पर एक केमिस्ट की शॉप थी। उस केमिस्ट पर वर्क करने वाला जो केमिस्ट था उसने अपनी खुद की रिसर्च के बेस पर उस कैंसर की दवाई की खोज की थी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि हिंज एक गरीब व्यक्ति था और केमिस्ट वाला उस दवाई क्योंकि उस दवाई की खोज उस केमिस्ट वाले ने खुद अपनी रिसर्च से की है, इसलिए वो केमिस्ट वाला उस दवाई से पैसे कमाना चाहता था। और उस दवाई का प्राइस उसने इतना हाई रखा था जो कि हिंज अफोर्ड नहीं कर सकता था। यानी कि हिंज के पास अगर अपनी फैमिली से फ्रेंड से अगर पैसे ले भी ले, उधार उधार भी ले और सारा पैसा कलेक्ट करके भी लेना, तभी भी वो उस केमिस्ट की जो दवाई थी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हिंज को अपनी वाइफ की जान बचानी थी क्योंकि उसको कैंसर था। अगर दवाई नहीं मिलती तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती। इसलिए उस हिंज अब उस केमिस्ट वाले से रिक्वेस्ट करता है कि इसको आप सस्ते प्राइस में दे दीजिए या फिर आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं आपको उसके पैसे बाद में दे दूंगा। लेकिन केमिस्ट वाला इस चीज़ के लिए मना कर देता है। तो हिंज क्या करता है, रात के समय में उसकी दुकान में जाता है और उस दवाई को चोरी करके अपनी वाइफ को पिला देता है। तो ये थी कोलबर्ग्स के अनुसार एक स्टोरी। अब दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से 4 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। पहला, क्या हिंज को अपनी दवाई मतलब हिंज को अपनी वाइफ को बचाने के लिए दवाई की चोरी करनी चाहिए थी? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हिंज अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता तो क्या वो जब भी चोरी करता दवाई की? तीसरा प्रश्न ये है कि व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज स्ट्रेंजर। अगर जिस व्यक्ति को कैंसर था अगर वो स्ट्रेंजर यानी कि अननोन पर्सन होता, अगर वो हिंज उस व्यक्ति को जानता ही नहीं, तो क्या वो तब भी दवाई की चोरी करता? और फोर्थ प्रश्न ये है कि शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमेन डाइड। और फोर्थ प्रश्न ये है कि क्या पुलिस को जो केमिस्ट था उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि केमिस्ट वाले ने हाई प्राइस पर दवाई बेच रहा था और जिसकी वजह से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न थे जो प्रश्न कोलबर्ग अलग अलग व्यक्तियों से पूछते हैं। और इन प्रश्नों के माध्यम से ही कोलबर्ग एक अपने मतलब कंक्लूजन पर निकलते पहुंचते हैं। उस कंक्लूजन को हम थ्योरी के लास्ट में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि जो कोलबर्ग ने ना उन्होंने इस स्टोरी के बाद में अपनी थ्योरी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। और इन तीनों लेवल्स को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि जैसे फर्स्ट लेवल में स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है, सेकंड लेवल में स्टेज 3 एंड 4 है। यानी कि कोलबर्ग की थ्योरी में टोटल 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो इन लेवल्स को एंड इन स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस प्रकार थे। सबसे पहला लेवल आता है दोस्तों प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी ये होता क्या है? इसमें वो बच्चे होते हैं जो कि 9 साल तक की उम्र तक के होते हैं। यानी कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो 9 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी पाई जाती है। अब इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो करते क्या हैं, उनके डिसीजंस किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो जो 9 साल तक के बच्चे होते हैं या फिर जिनकी मॉरलिटी प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी होती है, उनका डिसीजन कुछ इस प्रकार का होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उस दवाई को चोरी करना चाहिए था, तो उनका डिसीजन होता है नहीं, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, इससे हमारा संविधान का उल्लंघन होता है, चोरी करना बुरी बात होती है। मतलब उनकी थिंकिंग कुछ इस प्रकार की होती है। इस उम्र के 9 साल तक के बच्चे इस स्टेज में रहते हैं ज़्यादातर है। अब इस स्टेज में ये देखा गया है कि उनके जो डिसीजंस है ना बच्चों के, वो खुद के बेस पर नहीं होते, वो समाज के बेस पर होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चोरी करना गलत बात है और ये समाज उनको सिखाता है। यानी कि उनके डिसीजंस खुद पर डिपेंड नहीं है, समाज पर डिपेंड है। समाज के एक्शन से, समाज के रिएक्शन से उनके डिसीजंस प्रभावित होते हैं।
अब इसमें दो स्टेजेस बताई हैं कोलबर्ग ने। पहली है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चे पनिशमेंट के बारे में सोचते हैं कि अगर हम चोरी करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, और जो कि गलत चीज़ है। और दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि दूसरी स्टेज में बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। यानी कि हो सकता है इस स्टेज में बच्चे हों, वो उस चोरी करने की जो घटना है उसको सही ठहराएं, और ये भी हो सकता है कि उसको गलत भी ठहराते हैं। तो ये दो स्टेजेस थी लेवल वन में। इसके बाद हम देखते हैं लेवल टू, जिसमें कि स्टेजेस 3 और 4 हैं। अब लेवल टू में क्या है, जो एडल्ट्स होते हैं ना उनको रखा गया है। इनकी जो मॉरलिटी होती है वो होती है कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब कन्वेंशनल मॉरलिटी में क्या देखा गया है कि वी बिगिन टू इंटरलाइज द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूड एडल्ट रोल मॉडल्स। अथॉरिटी इज internalized but not questioned, and reasoning is based on the norms of group to which a person belongs। यानी कि जो लेवल टू है ना, इसमें क्या है, जो एडल्ट्स होते हैं उनकी जो अंदर की खुद की सोच होती है, उस सोच से बच्चे डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि अगर दवाई को चोरी करना है नहीं करना, उनसे ये पूछा जाता है इस स्टोरी में, तो वो अपनी खुद की सोच से, वो समाज से इतने प्रभावित नहीं होंगे। वो खुद के बेस पर डिसीजंस देंगे कि हमें चोरी करना चाहिए या चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अपनी जो रीजनिंग की पावर है, वो अपनी सोचने समझने की जो क्षमता है, उस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए वो समाज से थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि रूल्स तोड़ना गलत है, चोरी करना गलत है, क्योंकि समाज उनको ये सिखाता है, तो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि समाज के साथ चलना चाहिए। और हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि चोरी करना ठीक था, तो वो उसकी खुद की जो अंदर की सोच है उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें दो स्टेजेस हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, जिसमें कि बताया गया है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यानी कि बच्चा दो तरीके से डिसीजन ले सकता है लेवल टू में। पहला तो उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बनाए रखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का जानकार पर्सन है, तो हो सकता है बच्चा चोरी की घटना को सही ठहराए, यानी कि वो बच्चा माने कि चोरी करना सही था क्योंकि वो उसका रिलेटिव था। और दूसरी कंडीशन आती है कि जो सोशल ऑर्डर है उसको बनाए रखना, यानी कि समाज में देखा जाता है कि चोरी करना गलत है, तो बच्चा उस चोरी को भी गलत समझेगा, जो कि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए दवाई की चोरी की थी। तो इस प्रकार से लेवल टू में दो स्टेजेस हैं। पहली है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिसमें रिलेशनशिप्स को बच्चा महत्व देगा, और दूसरी है सोशल ऑर्डर को बच्चा महत्व देगा। इसके बाद में दोस्तों आती है थर्ड लेवल, जिसमें कि स्टेजेस 5 एंड 6 है। अब थर्ड लेवल में है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इंडिविजुअल जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी वो होती है जिसमें बच्चा या फिर एक एडल्ट होता है, वो अपने खुद के चुने हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उसको समाज से इतना प्रभाव नहीं पड़ता। उसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो जिन चीज़ों को अच्छा मानता है, जिन डिसीजंस को अच्छा मानता है, उन डिसीजंस को वो फॉलो करता है लेवल 3 में। अब इसमें स्टेजेस हैं 5 एंड 6। स्टेज 5 में बोला गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि बच्चा हो सकता जो एडल्ट है उसके जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप्स हैं, उनसे जो कॉन्टैक्ट है उनका, उसके बेस पे वो हो सकता है डिसीजन ले। जैसे कि अगर उसकी खुद का रिलेटिव है तो वो चोरी की घटना को सही ठहरा सकता है। एंड स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी जो बच्चा है जो एडल्ट है वो सिर्फ एक समाज के प्रिंसिपल से, एक समाज के रूल्स को नहीं मानेगा। मान लीजिए एक समाज में बोलते हैं कि चोरी करना गलत है, लेकिन वहीं दूसरी समाज में या दूसरी थोड़े हाई अलग थिंकिंग के जो लोग होते हैं, हो सकता है वो ये सोचें कि चोरी करना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये सिचुएशन पर और किस लिए चोरी की जा रही है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जो एडल्ट है स्टेज 6 में वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंकिंग को। तो ये थी कोलबर्ग के अनुसार 3 लेवल्स और उनकी 6 स्टेजेस। अब इसमें हम देखते हैं कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, यानी कोलबर्ग की थ्योरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इनको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि कोलबर्ग के जो थ्योरी थी और उसकी जो स्टोरीज थी, उसका जो समझाने का तरीका था, उसके जो डायलेमाज थे यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी, उनका जो सिचुएशन थी कि हमें ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, दो में से एक चीज़ को चुनने की जो सिचुएशन थी वो आर्टिफिशियल थी।
यानी कि रियल लाइफ पर डिपेंडेंट नहीं थी, रियल लाइफ से प्रभावित नहीं थी। उसने आर्टिफिशियल नकली तरीके से उन सिचुएशंस को बनाया था। तो होता क्या है, नकली सिचुएशंस में बच्चा अच्छे प्रकार से सोच नहीं पाता है। तो पहली प्रॉब्लम थी, ये थी कोलबर्ग की थ्योरी की। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो डायलेमास थे वो हाइपोथेटिकल थे। डायलेमा का मतलब होता है कि दो चीजों में से एक चीज को चुनने की प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं तो, और दोनों आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर दोनों आपको गलत लग रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये सही है या फिर ये सही है, तो इसी स्टेज को, इसी सिचुएशन को बोलते हैं डायलेमा। अब उसके जो डायलेमा थे वो हाइपोथेटिकल थे। यानी कि अगर मान लीजिए मतलब रियल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं थे, रियल सिचुएशन से प्रभावित नहीं थे, सिर्फ उसमें मान लिया गया था कि मान लीजिए ऐसा होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसा होता तो क्या होता। ये चीजें होती हैं हाइपोथेटिकल। तो उसके डायलेमास थे वो हाइपोथेटिकल थे, ये इसकी दूसरी प्रॉब्लम थी। एंड थर्ड इसकी प्रॉब्लम थी पुअर रिसर्च डिजाइन। यानी कि जो कोलबर्ग ने जो रिसर्च की थी ना, वो इतनी प्रभावित नहीं थी, इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं समझा पाए। क्योंकि बच्चे के डिसीजन जरूरी नहीं है कि जो 9 साल का बच्चा है उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है, जो मॉरल थिंकिंग है, वो वही होगी जो कोलबर्ग ने समझाई है। हो सकता है वो बच्चा अपने से उम्र ज्यादा उम्र तक के बच्चों की थिंकिंग रखता हूँ और एक बड़े बच्चे की तरह वो डिसीजन ले सके। तो इसलिए इनकी जो रिसर्च थी वो थोड़ी पुअर थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।